इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप हमको भूल तो नहीं गए? पंडित जी ने जमींदार की ओर देखकर कहा। गंगाधर राव ने तीखी दृष्टि से देखा। अचानक खड़े हो हाथ जोड़कर बोले, क्षमा कीजिए, कोई बात नहीं, याद रखते हैं। धन्य भाग। फिर अभिमान के साथ ज्योतिषी बोला, हमने जो भविष्यवाणी दी थी वह कहाँ तक सफल हुई? ज्योतिषी की बात पूरी भी न हो पाई थी कि जमींदार बोल उठा, 100% सच निकली। ज्योतिषी को जवाब देकर जमींदार राव बहादुर की ओर मुड़े और बोले, आपने पंडित जी की प्रतिभा तो देखी होगी। राव बहादुर मंदहास करते बोले, मेरे अकेले की बात ही क्या, सारा गुटूर जिला पंडित जी की प्रतिभा से परिचित है। मोटर के भोंपू की आवाज सुनकर सबने उस ओर देखा। राव बहादुर की गोद में से न मालूम कब खिसक गया था और अब मोटर की अगली सीट पर बैठा स्टीयरिंग पकड़े उसे इधर उधर घुमाते बीच बीच में भोंपू बजा रहा था। मैंने जो बातें बताई उन्हें साक्षात देख ही रहे हैं। उस बालक का योग गाड़ियों पर घूमने का है। ज्योतिषी बड़ी तृप्ति के साथ हंस पड़ा। कौन है वह बालक? जमींदार ने बड़ी आतुरता से पूछा। अपनी ही जाति का है, लेकिन गरीब घर का है, राव बहादुर ने शांति से उत्तर दिया। जमींदार गंगाधर राव धीरे से उठकर गाड़ी के पास गए और उस बालक को अच्छी तरह से देखा। राम गाड़ी में ऐसे बैठा था कि जैसे उसे किसी की परवाह न हो। वह इस प्रयत्न में डूब गया था कि बड़ों के हाथों में जाकर उनकी इच्छानुसार चलने वाली गाड़ी मेरे हाथों से क्यों नहीं चल सकती। इसी उधेड़ बुन में राम खो गया था। देखो मुन्ना, गंगाधर राव की पुकार सुनकर राम ने उसकी ओर देखा। पहले वह थोड़ा सहम गया, फिर जमींदार के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती देख लापरवाही से वह अपने काम में निमग्न हो गया। तुम्हारा क्या नाम है मुन्ना? लाम। स्टीयरिंग घुमाने के प्रयत्न में चेहरे को घुमाए बिना बच्चे ने उत्तर दिया। यह विनोद देखते हुए जमींदार के पीछे राव बहादुर और ज्योतिषी भी आ खड़े हुए। क्षमा कीजिए, लड़का नासमझ है, कहीं से एक नारी का कंठ सुनाई दिया। सबने उस दिशा में देखा। एक खंबे के पीछे खड़ी हो शांतम्मा ने कंपित स्वर में कहा, राम उतर आओ बेटा। मैं नहीं आऊंगा। राम का यह उत्तर सुनकर वे तीनों हंस पड़े। उस हंसी के पीछे जो भाव ध्वनित था उसे शांतम्मा समझ न पाए, उल्टे उसे अपनी अवहेलना मानकर मन ही मन दुखी हुई और क्रोध भरा चेहरा लिए गाड़ी के पास गई। गाड़ी से उतरो। राम अपनी माँ को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। शांतम्मा अपने दोनों हाथ गाड़ी में बढ़ाकर उसे उठाने को हुई। मैं नहीं आऊंगा। राम रोने लगा। वह स्टीयरिंग को जोर से पकड़े हुए था। कोई बात नहीं बहन, खेलने दो, उसका मन रखो, थोड़ी देर बाद उसे भिजवा देंगे, जमींदार ने कहा। शांतम्मा ने उनके मुख पर निगाह डाली। उसने तुरंत ताड़ लिया कि उनके मुंह पर अवहेलना की भावना लेश मात्र भी नहीं है, बल्कि लड़के के प्रति जो वात्सल्य है उसी के कारण वे सब हंस पड़े थे। वह कुछ बोले बिना सिर झुकाए वहां से चली गई। शांतम्मा के घर लौटने के 2 घंटे बाद अपने दोनों हाथों में घी के लड्डुओं की 2 पुड़ियां लेकर राम लौटा। उसने ऐसा चेहरा बना लिया था मानो किसी लड़ाई में भारी विजय पाकर लौट आया हो। उसने पुकारा, माँ। पिछवाड़े काम पर लगी शांतम्मा राम की पुकार सुनकर भीतर आई। क्या बात है बेटा? देखो मुझे। राम ने उन नन्हे हाथों की पुड़ियां दिखाईं। उस वक्त राम का चेहरा देखकर शांतम्मा पुलकित हो उठी और उसे गोद में लेकर जी भरकर चूमने लगी। गिरते पड़ते दरवाजे के पास दौड़ने वाला रवि राम के हाथ में पुड़िया देखकर रो पड़ा। शांतम्मा समझ गई। उसने राम के पास पहुंचकर कहा, बेटा लाओ तो पुड़िया देखें। मैं नहीं देता, मुंह बनाकर राम ने कहा। राम की बात सुनकर रवि की आशा जाती रही। वह फूट फूट कर रोने लगा। शांतम्मा ने राम के हाथ की पुड़िया खोलकर एक लड्डू निकाला। राम ये जबरदस्ती सहन न कर पाया। पुड़िया फेंककर जमीन पर लौटते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बच्चों की चिल्लाहट से सारा घर गूंज उठा। वेंकम्मा लाठी टेकते वहां पर आ पहुंची। विरक्ति तथा उपेक्षा के भाव से ताकने वाली शांतम्मा को देख कर वेंकम्मा ने पूछा, क्या बात है बेटी? बात कुछ नहीं है, इसकी शैतानी देखो फूफी। कहते कहते शांतम्मा धरती पर गिरी पुड़िया ले आई और राम के हाथ में ठूंसते हुए बोली, रो खूब रो, दूसरों को खाते सह नहीं पाता, पेटू है। राम को खरी खोटी सुनाकर रवि को गोद में ले शांतम्मा पुचकारने लगी, मेरे राजा बेटे, तुझे मैं जलेबी ला कर दूंगी। अपनी जिद के पूरे होने पर राम तो चुप हो गया, मगर रवि रोनी सूरत लेकर बीच बीच में लड्डू की पुड़ियों की ओर उंगली दिखाता रहा। वेंकम्मा ने शांतम्मा से कोई उत्तर तो नहीं पाया, किंतु घटना को अपनी आंखों से देख मन में सोचा, इस दुनिया में ऐसी किस्मत भी कितनों को मिलती है। राम लक्ष्मण सरी के बेटे हैं। मन ही मन गुनगुनाते वेंकम्मा फिर अपने कमरे के भीतर चली गई। लेकिन वह ये सोच नहीं पाई कि राम अपने भाई को खाना न देने वाला स्वार्थी है।
भोजन समाप्त कर वेंकम्मा और शांतम्मा बरामदे में बैठी थीं कि अचानक राव बहादुर के यहाँ से बुलावा पाकर चकित हो गई। किस लिए बुलावा भेजा है बेटा? वेंकम्मा ने राव बहादुर का संदेश लाने वाले नौकर से पूछा। और क्या, आप लोगों की किस्मत खुल गई, जल्दी आ जाए, असली बात बताए बिना नौकर खुशी खुशी कहता जा रहा था। बेकम्मा चकित नेत्रों से नौकर की ओर ताकती रही। मैं भी क्यों जाऊं फूफी? सहमते दिल से शांतम्मा बोली। आप दोनों को चलना होगा, सब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, देर न कीजिए, नौकर ने उतावली के साथ कहा। असली बात बताओ ना, वेंकम्मा के स्वर में झुंझलाहट थी। मुझसे सिर्फ आप लोगों को बुलाने के लिए कहा गया है और मैंने कह दिया। बाकी जो बातें करनी है वे ही आपसे करेंगे, नौकर ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। राव बहादुर की आज्ञाओं का आदर न करने वाला व्यक्ति तेनाली भर में ढूंढे भी कोई नहीं मिल सकता। उनका निमंत्रण पाने के लिए भी आवश्यक जमीन जायदाद प्रतिष्ठा होनी चाहिए। यही बातें एक बारगी वेंकम्मा के दिमाग में चक्कर काट गईं। शांता उठ रही। क्यों फूफी? राव बहादुर साहब ने खबर भेजी है। न जाओगी तो बुरा होगा, किसी अच्छे काम के लिए ही बुलाया हो। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।